Hello dear students, welcome to Concept Point. Today I am going to discuss question paper which were asked in the 2024 board exam for the student of class 10th. और वो क्वेश्चन पेपर कोड होने वाला है, आपका क्वेश्चन पेपर कोड है 30/1/1 का सेट 1 में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस जो हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एक्चुअली में 4 से 5 तरह के क्वेश्चन पेपर कोड होते हैं, जो कि आपको आंसर शीट जो भी आप लिख रहे हैं उसके अंदर मेंशन करना कंपलसरी है कि आप आखिर जो आप आंसर देख रहे हो वो कौन से क्वेश्चन पेपर का है। इसलिए देखिए, पहला पेज में तो इंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो देखा जाए, मैं अगर बात करूँ क्वेश्चंस के बारे में, तो सेक्शन ए, मतलब अगर बात किया जाए तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर आते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वो 5 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए बी सी डी ई तक होता है। उसमें अगर मैं बात करूँ सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे एमसीक्यू होते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद सेट बी, सेट सी और सेट डी और सेट ई लाऊंगा करस्पॉन्डिंग धीरे धीरे करते हुए। पहले सेक्शन ए से स्टार्ट किया जाए तो देखो, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा गया, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो 1 मार्क्स होने वाले हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, मतलब सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल क्या मेंशन किया गया था, 2x² माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ k। मतलब अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो क्या बोला गया है कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम दिया गया है। ठीक है ना, देखो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द जीरोज, और हम लोग जानते हैं सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लिखे जाते हैं माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू लिखे जाते हैं आपका माइनस बी बाई ए लिखा जाता है। चलो देखो, तो एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोज इज गिवन हियर, दैट इज इक्वल टू रूट 2 माइनस बी बाई ए। चलो आप देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो लिखा गया था वो पी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ था आपका 2x² माइनस माइनस के रूट 2x प्लस 1। एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा जाता है ax² माइनस प्लस bx प्लस c। मतलब जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से कहा जा सकता है कि a का जो वैल्यू है दैट इज 2, b का जो वैल्यू होगा वो माइनस k रूट 2 लिखाएगा। ठीक है ना, b का वैल्यू हो गया आपका माइनस k रूट 2 और c की वैल्यू अगर बात किया जाएगा तो 1। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना हो गया माइनस के रूट 2 डिवाइडेड बाई ए। तो ये देखो, ये कितने थे आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 2 दिए हुए थे, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 1 इजकल टू आप लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि के बाई 2, इसलिए के का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। तो देखा जाए कि ऑप्शन में कहाँ पे लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखा जाए, हमने कुछ नहीं किया, सम ऑफ द जीरोस दिया गया था तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज एक फार्मूला ही होता है कि माइनस बी बाई ए लिखा जाता है, बस हमने उसे यूज किया और ऑटोमेटिक आंसर आया। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिए गए थे, टू में देखा जाए तो 2 में क्या दिया गया था आपका, लिखा गया है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर बीइंग अ गेम इज 0.79, मतलब एक कोई प्लेयर है उसे गेम में जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया गया है 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द सेम गेम, मतलब उसी गेम को इसे हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखो एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी और इसके कॉम्प्लीमेंट का सम 1 होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई। मतलब अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई का सम हमेशा लिखा जाता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जीतने का चांस दिया हुआ है 0.79, तो हारने का चांस नहीं दिया हुआ है, तो पी डैश ई का वैल्यू पी ई डैश का जो वैल्यू है वो नहीं मालूम है आपको। ठीक है, यानी कि हारने का जो पी ई डैश का वैल्यू नहीं मालूम है, मतलब पी ऑफ ई डैश दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.79, जब आप सब्ट्रैक्ट तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 0.21। देखा जाए ऐसा कहाँ लिखा गया था 0.21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए 3 अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया गया था कि if the zeros of the quadratic polynomial are real and equal of the quadratic equation, मतलब एक quadratic equation दिया गया है, तो quadratic equation यहाँ पे क्या मेंशन किया गया था, आपका लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया था। if the roots of the quadratic equation are real and equal, जो इस बार रूट दिया गया था वो रियल एंड इक्वल दिया गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, पहली बात अगर मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के बारे में, तो 3 तरह के रूट्स होते हैं। सबसे पहला अगर बात किया जाएगा तो हम लोग लिखते हैं, है ना, डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसको हम बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्या बोला जाता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स बोला जाता है, ठीक है, अनइक्वल रूट्स बोला जाता है। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2, डी इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उससे हम लोग बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर, अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है तो उससे बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी रूट्स या तो नो रूट्स बोला जाता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि डी का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था एक्चुअली में कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, तो इस ऑलरेडी मेंशन कर रहा है कि इसका जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि जब रूट्स जब रियल एंड इक्वल होते हैं तो डी इक्वल टू 0 लिखा जाता है। मतलब आप लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। तो देखिए ऐसा कहाँ लिखा गया है, बी स्क्वायर, यानी कि आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिखा जा सकता है बी स्क्वायर बाई 4 इजकल टू ए सी। तो देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया है, बी स्क्वायर बाई 4 इजकल टू ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए फोर्थ नंबर। चलिए फोर्थ नंबर में क्या दिया गया था, दिया गया इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 7, मतलब किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 7 दिया गया है एंड एनथ टर्म ए एन इक्वल टू 84 दिया गया है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म एस एन इक्वल टू दिया गया है। तो पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। अगर मैं बात करूँ एपी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म ए से लिखा जाता है, मतलब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एपी का फर्स्ट टर्म दिया गया 7 और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एन मतलब एनथ टर्म ऑफ द एपी मतलब लास्ट टर्म होता है। एन मतलब क्या हो गया, इसे आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो या तो एनथ टर्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो एन तो इसका वैल्यू दिया गया, ऑलरेडी मेंशन किया गया, दैट इज इक्वल टू 84। उसके बाद बोला गया सम ऑफ एन टर्म, एस एन मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, और वो दिया गया था आपका 2093/2 दिया गया था, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म मतलब एक एपी का फॉर्मूला होता है कि जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर मालूम होगा तो इसके लिए लिखा जाता है एस एन इजकल टू लिखा जाता है n/2 इंटू ए प्लस एल, और एल के जगह आप लिख सकते हो एन भी लिखा जा सकता है, और एस एन का वैल्यू देखो तो लिखे गए 2093/2 इजकल टू आप लिख सकते हो n/2 इंटू ए। देखो ए का वैल्यू कितने थे 7 प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से 84, द 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, मतलब आप लिख सकते हो 2093 इजकल टू लिख सकते हो आप 91 n। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से n का वैल्यू लिखा जा सकता है आपका 2093 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है यहाँ से 91। चलो जब आप इसे कट करोगे तो ये जो है वो 23 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इसका वैल्यू आने वाला है सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसके बाद देखा जाए 5 नंबर में क्या दिया गया था, देखो 5 नंबर में दिया गया है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू लिखा गया था 8 a स्क्वायर b टू द पावर 4 एंड q इक्वल टू लिखा गया 20 a टू द पावर 5 a टू द पावर 3 b स्क्वायर, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर। a और b किस तरह का नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2,
टू, अगर बात किया जाए टू के बारे में, तो टू इज़ ए प्राइम नंबर। ऐसा इसलिए कि इसका फैक्टर 2 और 1 है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर 2 है, 3 है और 1 है, और 6 खुद ही है, ठीक है ना। यानी कि देयर आर 4 फैक्टर्स, सो 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, लेकिन 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ए और बी जो लिखा गया वो प्राइम नंबर है। अब आगे देखा जाए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू आर एक्सप्रेस्ड एज पी इक्वल टू लिखा गया एंड क्यू इक्वल टू लिखा गया है, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, देन द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, मतलब दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो मैं बात करूँ सबसे पहली बात पी, तो पी को पहले फैक्टराइज करके आप लिखो, लिखा गया है 18 ए स्क्वायर बी के पावर 4 लिखा गया था, ठीक है। चलो आप 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखे जा सकते हैं। ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए इंटू ए, और बी टू द पावर 4 मतलब बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी लिखे जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्यू के बारे में, तो क्यू क्या लिखा गया था 20 ए टू द पावर 3 बी टू द पावर 2 लिखा गया था। 20 को आप फैक्टराइज कर लो तो लिखे जा सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 लिखा गया इंटू ए टू द पावर 3 मतलब ए इंटू ए 3 टाइम्स बी स्क्वायर मतलब क्या होता है बी इंटू बी। अब देखो जब एलसीएम की बात किया जाएगा तो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू दैट इज इक्वल टू, पहले तो जो कॉमन है उसे आप देख लो, तो कॉमन कितने हैं 2, इसलिए 1 टाइम्स 2 लिखाएगा। उसके बाद देखो डिजिट्स में और कोई भी कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो देखो 3 टाइम 3 कितने बार लिखा गया 3 बार, 2 बार, इसलिए आप लिख दोगे 3 इंटू 3। फिर यहाँ पर देखो तो 2 एक लिखाएगा और एक 5 लिखाएगा, मतलब जो कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लिखना है, और बाकी जो भी डिजिट्स कॉमन नहीं है उसे आपको मल्टीप्लाई में कर लेना है। उसके बाद देखो तो देखो यहाँ पे ए कितना कॉमन है, तो देखो दोनों में 2 ए कॉमन है, इसलिए ए इंटू ए लिखाने वाला है। उसके बाद देखो तो ए एक बच रहा है, इसलिए आप यहाँ से लिख दोगे एक ए भी लिखाएगा, और बी देखो तो बी कितने लिखेगा यहाँ पे, तो 2 बी ऐसे हैं जो दोनों में है, मतलब आप लिखोगे बी इंटू बी, और साथ साथ 2 बी रिमेनिंग है, इसलिए बी इंटू बी लिखा जाएगा। मतलब ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस मल्टीप्लाई करने पर कितना आने वाला है 9 इंटू 2 18 इंटू 10, मतलब लिख सकते हो आप 180। और देखो यहाँ से तो ए कितने टाइम्स हो गए 3 टाइम्स, मतलब ए के पावर 3, और बी देखो तो कितने बार लिखा गया 4 बार, यानी कि बी के पावर 4। तो देखा जाए ऐसा कहाँ लिखा गया है 180 ए टू द पावर 3 बी के पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कुछ ऐसा ही किया जाएगा। उसके बाद देखा जाए 6th नंबर, चलिए 6th नंबर देखा जाए। 6th में क्या दिया गया था, ठीक है, क्या दिया गया है AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस ABC, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया गया, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है। लेंथ AD इज इक्वल टू, मतलब लेंथ ऑफ AD फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं मीडियन, पहले समझना पड़ेगा कि मीडियन क्या होता है। मीडियन मतलब क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडियन। मतलब अगर ये मैं बात करूं तो ये दोनों मिड पॉइंट हो गया, ये एम जो आप देख रहे हो वो मिड पॉइंट होगा, BC के ठीक बीचों बीच में एम है, ठीक है ना। तो इस लाइन एम को हम लोग बोलते हैं मीडियन। अब देखो तो ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया था, लिखा गया 5, -6, बी का कोऑर्डिनेट लिखा गया था 6, 4, और सी का कोऑर्डिनेट लिखा गया 0, 0। तब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, एक्चुअली में यहाँ पे AD लिखा गया था, तब आप यहाँ पे लिख दो AD, यहाँ लिख दो आप D लिख दिया जाए। चलिए अब इसके बाद देखा जाए कि पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो डी मिड पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे लगाया जाए मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम जानते हैं कि x इक्वल टू लिखा जाता है x1 प्लस x2/2, और बाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है y1 प्लस y2/2 लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट डी के अगर बात किया जाएगा तो सबसे पहली बात तो आप x कोऑर्डिनेट लिख लो आप, ठीक है। तो x इक्वल टू, चलिए x इक्वल टू लिख सकते हो आप x1 प्लस x2/2, मतलब x का जो वैल्यू आएगा लिख सकते हो आप 6 प्लस 0/2, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि 3 आ गया। उसके बाद फिर फाइंड आउट कर लो बाई, तो बाई होता है y1 प्लस y2, यानी कि 4 प्लस 0/2, यानी इसका वैल्यू आ गया आपका 2 हो गया। यानी कि ये पॉइंट डी जो देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2। और आपसे पूछा गया था डिस्टेंस, यानी कि AD लेंथ, तो AD इक्वल टू लिखोगे आप √x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस लिखे जा सकते हैं आपका -6 -
2 का होल स्क्वायर, मतलब ओवरऑल लिख सकते हो आप अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस यहाँ से लिख सकते हो आप ए है ना 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लिख सकते हो आप 64, मतलब इसका वैल्यू आ गया आपका रूट 68, रूट 68। तो देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया है, रूट 68 यूनिटी, नहीं का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए उसके बाद देखा जाए सेवेंथ नंबर, सेवेंथ नंबर में क्या दिया गया है, सेवेंथ नंबर में अगर बात किया जाए तो लिखा गया था इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू एम लिखा गया है, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, तो एक्चुअली में देखो अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक सा एक फार्मूला होता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। तो जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो देखो रेशनलाइजिंग फैक्टर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। यानी कि देखो एक्चुअली में ये जो फार्मूला है ये ना एक्चुअली में लिखा जाता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 अगर बात किया जाए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखे जाते हैं सेक स्क्वायर ऑफ थीटा लिखा जाता है, और यहाँ से लिखा जा सकता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर इसी को बोला जाता है कि सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है सेक प्लस टेन थीटा होता है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे तो वैल्यू 1 आएगा। मतलब एक्चुअली में सेक थीटा माइनस या तो प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू होता है 1 बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है ना। अब देखो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया था m, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो m, यानी कि यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू एम इजकल टू लिख सकते हो आप 1, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखा जा सकता है आपका 1 बाई एम। सो देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर में क्या दिया गया था, 8 नंबर में फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। मतलब एक्चुअली में डाटा लिखा गया था 1 4 और लिखा गया 7 9, उसके बाद लिखा गया था आपका 16 और लिखा गया आपका 21, फिर लिखा गया था आपका 25। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सो 1 2 3 4 5 6 7 देर आर 7 डेटा। ठीक है ना। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, मतलब यहाँ से जितने भी इवन नंबर्स है सबको रिमूव कर दो। तो इवन नंबर कौन कौन सा है, 4 और 16 है, मतलब आप समझ लो कि ये 4 और 16 नहीं लिखा गया। तो क्या लिखा गया है, 1 है 7 है 9 है 21 है और 25, मतलब 5 डाटा आर अवेलेबल हेयर। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम ए प्राइम नंबर, मतलब इन सारे नंबर में से अब सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को सिलेक्ट किया जाता है तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसमें से 4 और 6 कट गया, मतलब कि आपके पास टोटल इवेंट्स हो गए 5, यानी कि डिवाइडेड बाय 5 होगा। अब किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, प्राइम नंबर के बारे में। देखो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, प्राइम नंबर इसका एक ही फैक्टर होगा, तो एक फैक्टर कौन सा हो गया 7, यानी कि 1/5। देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखा जाए 9th नंबर, 9th में क्या दिया गया था, नाइन्थ नंबर क्या बोला गया है कि फॉर सम डाटा x1 x2 डॉट 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 xn विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रिक्वेंसीज f1 f2 fn द वैल्यू ऑफ सिग्मा या तो समेशन 1 to n fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा गया था। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन की अगर बात किया जाएगा तो देखो एक्चुअली में अगर आप जब मीन फाइंड आउट करते हो बाय टेबुलर मेथड तो यहाँ पे लिखा जाता है आपका जो भी आपका हो गया ये एक्स आई हो गया
और ना उसके बाद ये होता है आपका एफ आई लिखा जाता है, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आता है x1 x2 एंड डॉट x3 डॉट डॉट डॉट, फिर आप लिख सकते हो f1 f2 और f3 लिखते हो। उसके बाद क्या किया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। क्लास मार्क एक्स आई मतलब कौन हो गया, क्लास मार्क हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, एफ आई इंटू एफ वन इंटू एक्स वन, फिर आगे क्या करते हो, सबको ऐड करते हो, ठीक है। एफ वन इंटू एक्स वन, फिर आगे क्या लिखोगे, आपका हो गया एफ टू इंटू एक्स टू, फिर आगे लिख सकते हैं आप एफ थ्री इंटू एक्स थ्री, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, सारे को ऐड किया जाता है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एक्स बार इजकल टू लिखा जाता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब आप क्या करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स बार इंटू सिग्मा एक्स बार इंटू, यहाँ से आप लिख सकते हो सिग्मा एफ आई इजकल टू लिखे जा सकते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। चलो एक्चुअली मैं अगर बात करूँ तो इसके बारे में अगर बात किया जाए, यानी कि ओवरऑल यहाँ से अगर बात किया जाए तो लिख सकते हो आप सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार इजकल टू लिखे जा सकते हैं जीरो, ठीक है। मतलब आपसे क्या पूछा गया था, इसी का तो वैल्यू पूछा गया है। एक्चुअली में आप यहाँ से सिग्मा एफ आई कॉमन ले सकते हो, तो सिग्मा एफ आई जब कॉमन लोगे तो एक्स आई माइनस लिखे जा सकते हैं आपका एक्स बार, और इसका वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा जीरो। तो देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए टेंथ नंबर, टेंथ में क्या दिया गया था, चलिए टेंथ नंबर में अगर बात किया जाएगा तो टेंथ नंबर में क्या दिया गया है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक इस पॉलिनोमियल वन, पॉलिनोमियल का जो जीरोज है इस पॉलिनोमियल के जीरोज का टू टाइम्स है, ठीक है ना, ट्वाइस है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पहले आप क्या करो कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज पहले फाइंड आउट कर लो। तो देखो एक्चुअली जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या लिखा गया था, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो चलो आप इसे फैक्टराइज कर लो, तो लिखे जा सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस आप लिख सकते हो 3x माइनस 6। चलिए आप जब फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस 6, मतलब यहाँ से जब आप कॉमन लो तो यहाँ से 4x कॉमन है, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से x माइनस टू, 3 कॉमन, तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं x माइनस टू, मतलब ओवरऑल x माइनस टू इंटू लिखा जा सकता है 4x प्लस 3, यानी कि जीरोज, यानी कि फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग जानते हैं कि फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा जाता है जीरो, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और वी कैन से 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, मतलब x का वैल्यू आ गया 2, या तो x का वैल्यू आप लिख सकते हो माइनस 3/2। चलो अब इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है इसके ट्वाइस है, यानी कि आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू आया उसको ट्वाइस कर दो, मतलब अल्फा का वैल्यू जो लिख सकते हो आप वो 4 होगा, और इसका जब ट्वाइस करोगे तब बीटा का वैल्यू लिखे जा सकते हैं, ट्वाइस करोगे तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है -3/2। चलिए अब आपसे क्या पूछा गया था, p का वैल्यू पूछा गया था, ठीक है। p अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a, तो यानी कि -p/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं, b, और यहाँ पे क्या लिखा गया एक्चुअली में p, इसलिए -p/1, और अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया था आपका 4, और यहाँ से आप देखो तो बीटा आ गए थे -3/2 इक्वल टू -p, मतलब ओवरऑल एलसीएम लिया जाएगा तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 8 -3/2 दैट इज इक्वल टू -p, मतलब आप लिख सकते हो 5/2 इक्वल टू -p, यानी कि p का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू -5/2। तो देखा जाएगा ऐसा कहाँ लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखा जाए 11th नंबर, चलिए 11th नंबर में क्या दिया गया है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
3 comma minus 5 and x comma minus 5 is 15 units, then the values of x are, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब ए पॉइंट जो दिया गया है दैट इज 3 कॉमा माइनस 5 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, आपका लिखा गया था x कॉमा माइनस 5 और क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका मेंशन किया है 15 यूनिट्स है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 15 यूनिट्स, मतलब आप लिख सकते हो कि ए बी का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच 15। चलिए अब इसके बाद क्या करोगे आप, तो ए बी हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला लोग जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस फार्मूला तो डिस्टेंस लिखा जाता है ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि अब आप क्या करोगे x में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आप लिख सकते हो क्या लिखा जा सकता है यहाँ से माइनस 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो आप 15 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 15 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर इसलिए कर लिया ताकि रूट से छुटकारा मिल जाए स्टार्टिंग में, ठीक है, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x माइनस एक्चुअली में यहाँ 3 का होल स्क्वायर इजकल टू 15 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से लिख सकते हो x माइनस 3 इजकल टू प्लस माइनस 15, मतलब x का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 3 प्लस माइनस 15, मतलब x का वैल्यू लिख सकते हो आप 18, जब प्लस लेके चलोगे या तो x का वैल्यू कितना आ गया -12, 18 और -12, तो देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया -12 और 18, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में क्या दिया गया है, बोला गया है कि इफ cos अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मतलब एक्चुअली में क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखा गया था 0। अब आप खुद सोचो कि cos अल्फा प्लस बीटा यानी कि 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि जब 90 डिग्री रखोगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तब आपसे क्या पूछा गया था cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मतलब cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 90 बाई 2, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप cos 45, और cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 30 नंबर, चलिए 30 नंबर देखा जाए। 30 नंबर में क्या दिया गया है, 30 नंबर में पूछा गया था कि ए सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, मतलब एक सॉलिड स्फीयर में से 2 हेमिस्फीयर काट लिया जाता है, जैसे एक बॉल है उस बॉल को क्या करो बीच से फाड़ दो, उसे 2 भाग में बांट दो, ठीक है, तो ए सॉलिड, लेकिन वो सॉलिड होना चाहिए, एक्चुअली में कैसा होना चाहिए सॉलिड, ठीक है, तो एक आप समझ लो कि एक स्फीयर था, उस स्फीयर को हमने क्या किया कट करके 2 पार्ट में कट कर दिया, ठीक है ना। आप सपोज कर लो कि एक सॉलिड है, एक सॉलिड स्फीयर है, इस स्फीयर को आपने क्या किया कट कर दिया, तो जब कट करोगे तो 2 हेमिस्फीयर बन जाएंगे, ठीक है ना, तो 2 हेमिस्फीयर बन जाएगा जो कि दोनों का है ना, जो इस तरह से 2 हेमिस्फीयर बनेगा, इस तरह से 2 हेमिस्फीयर बनेगा। ये रेडियस है, अगर इसका रेडियस अगर आर था तो इसका भी रेडियस कितना होगा आर, और इसका भी रेडियस कितना होगा आर होगा। उसके बाद क्या पूछा गया था कि a solid sphere is cut into 2 hemisphere, the ratio of the surface areas of the sphere to that of the 2 sphere taken together, मतलब 2 जो अलग से बना और जो ओरिजिनल वाला था दोनों का रेशियो क्या होगा सरफेस एरिया का। तो सबसे पहली बात मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके सरफेस एरिया लिखा जाता है 4πr², और इसके लिए आप लिखोगे 3πr², इसके लिए लिखोगे 3πr², टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब 4πr² डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो 6πr², तो r² से r² गया, पाई से पाई गया, मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू आ गया 2/3, यानी कि रेशियो होगा 2:3। तो देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए 14 नंबर, 14 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया द मिडिल
मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड, मतलब सबसे मिडिल, तो मिडिल में जब किसी भी डाटा को इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो सबसे बीच में आता है उसे हम लोग बोलते हैं मीडियन। मतलब अगर मैं लिख दूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में कौन सा ऐसा डाटा है, तो ये 4 है। अब 4 क्या कहलाता है, इसका मीडियन कहलाता है, यानी कि सबसे बीच वाला कौन सा डाटा होता है, मीडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 15 नंबर, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट लार्ज सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर का कोई ये क्यूब है, उसमें से सबसे बड़ा राइट सर्कुलर कोन कट करना है, तो उसका ना पूछा गया कि वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, चलिए आप आ जाइए। तो इसका मतलब कि जो हम लोग वॉल्यूम कट करेंगे तो उस जो सॉलिड ये सॉलिड सिलेंडर जो बनेगा उसका डायमीटर जो होगा दैट विल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो होगा वो 1 सेंटीमीटर का होने वाला, और हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगा दैट विल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा डिप तक हम लोग कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछा गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला होता है, लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखा जाता है, एक्चुअली में कोण है, अच्छा कोण है, तो कोण के लिए क्या लिखा जाए, लिखोगे आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा जाता है। ठीक है, कोन द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई को पाई आप रहने दो, आर कितने हो गए 1 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 2, यानी कि ओवरऑल आप लिख सकते हो 2/3 पाई सी एम क्यूब। तो देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखा जाए 16 नंबर, 16 नंबर, सिक्सटीन नंबर क्या बोला गया है कि टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, मतलब दो डाइस को एक साथ उछाला जाता है। टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 2, मतलब सम ऑफ नंबर 2 होना चाहिए, 3 या तो फिर क्या होना चाहिए 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फेवरेबल इवेंट्स है। तो यहाँ पे पहली बात कि नंबर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे 36, तो डिवाइडेड बाय 36 रहना ही रहना है। अब देखो 2, तो सम ऑफ 2 नंबर, तो आप सोचो कि 2 कैसे आएगा, जब 1 + 1, तो यानी कि 1 1 हो गया पहला। उसके बाद और 2 कोई तरीका से नहीं आ सकता, 3 कैसे आ सकता है, तो 1 2 जब ऐड करोगे तब, या तो फिर 2 1, और कोई तरीका है 3 लाने का, नहीं। उसका जो भी नंबर आएगा सब बड़ा ही आने वाला है, या तो छोटा ही आएगा। उसके बाद बात किया जाए 5, तो 5 कैसे आएगा 1 4, या तो फिर ऐसा हो सकता था कि 4 1 आ जाता, या तो फिर क्या लिख सकते थे 3 2, या तो फिर क्या हो जाता 2 3, और कोई तरीका है 5 लाने का, नहीं कोई भी तरीका नहीं है। यानी कि देखो ऐसा कितने सारे इवेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आप लिख सकते हो 7/36। तो देखा जाए यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखा जाए 17 नंबर, 17 नंबर में क्या दिया गया है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2 0, मतलब एक सर्कल इसका सेंटर मेंशन किया गया है, कहाँ दिया गया है 2,0 पर दिया गया है। सपोज कर लो कि एक सर्कल है, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 2 0, मतलब इस सर्कल का सेंटर जो है वो 2 0 पर है। इफ वन इंड ऑफ द डायमीटर इज 6, यानी कि इसका एक इंड का कोऑर्डिनेट दिया गया, डायमीटर का एक इंड का कोऑर्डिनेट लिखा गया था 6,0, देन फाइंड द अदर इंड, मतलब आप लिख दो ए, यहाँ पे लिख दो आप सी, और यहाँ पे लिख दो आप बी। ठीक है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है लेकिन पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, तो पॉइंट बी को आप लिख दो अल्फा, चलिए तब आप क्या करोगे, यहाँ से पहले मिडिल पॉइंट निकाला जाए, यानी कि 2 = आप लिख सकते हो 6 + α/2, मतलब 6 + अल्फा का वैल्यू लिखा जा सकते हैं 4, तो अल्फा का वैल्यू आ गया -2, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा -2, तो यानी कि वाई कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखा जाए 18th नंबर, 18th नंबर में क्या दिया गया था, चलिए मैं 18th नंबर में अगर बात किया जाएगा तो बोला गया है कि इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशंस आर शोन, मतलब दो
दो इक्वेशंस का ग्राफ दिया गया है, द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस इज, मतलब कि ये जो ग्राफ दिया गया है इस ग्राफ से बताना है कि किस तरह का है ना ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो तीन तरह का होता है। अगर ग्राफ पैरेलल होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर पैरेलल होता है, इफ द ग्राफ आर पैरेलल देन इट इज इनकंसिस्टेंट, क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और यदि ग्राफ इंटरसेक्टिंग तो इसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंट। और अगर कोइंसिडेंट्स होता है, मतलब एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ बन जाता है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। और यहाँ पे इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो देखा जाए कि कैसा ग्राफ बनाया गया, क्या ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये आपका इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। उसके बाद देखिए तो यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंस भी नहीं है, यानी कि किस तरह का ग्राफ होने वाला है इसका, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसे आगे की ओर बढ़ाया जाएगा तो आगे चल के दोनों इंटरसेक्ट कर सकता है। ऑप्शन डी देखा जाए, इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अभी तो इनकंसिस्टेंट है, लेकिन जब आगे की ओर इसे बढ़ाओगे तो आगे जाकर कहीं ना कहीं ये दोनों ग्राफ मीट कर जाएगा, और जब मीट कर जाएगा तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, उसके बाद देखिए 19 और 20 अप टू 18 नंबर तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं। और 90 और 20 अगर बात किया जाएगा तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो होता है आपका असर्शन और रीजन बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसमें भी 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सिर्फ तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का एक्सप्लेनेशन देखा जाए, क्या बोला गया है, ये असर्शन रीजन है। देखो यहाँ पे एक्चुअली में असर्शन रीजन सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि इन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 स्टेटमेंट्स ऑफ असर्शन ए एंड फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो जब मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तब आपको आंसर ए देना है। इस तरह से अगर दोनों असर्शन रीजन अगर सही है लेकिन रीजन अगर गलत एक्सप्लेनेशन है तब आपको आंसर ए देना, ऑप्शन बी लिखना है। और अगर मान लिया असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी लिखना है। असर्शन अगर ट्रू है फॉल्स है और रीजन अगर ट्रू है तो ऑप्शन डी लिखना है। इस तरह से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को सोल्व किए जाते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन में क्या दिए गए थे, देखिए 19 नंबर क्या दिया गया, एक्चुअली में लिखा गया है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। मतलब अगर मैं बात करूं एक सर्कल के बारे में तो लेट अस ड्रॉ ए सर्कल। देखो एक्चुअली में एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के बारे में क्या बोला गया है क्वेश्चन के अनुसार अगर चला जाए तो चलो ये सर्कल है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है ना, क्या लिखा गया था, असर्शन में दिया गया द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, मतलब इसके डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर लो। डायमीटर के एंड पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो। तो डायमीटर के एंड पॉइंट जो टेंजेंट्स होंगे तो डायमीटर के एंड पॉइंट का टेंजेंट जो होता है वो आपस में पैरेलल होगा। क्यों ऐसा पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री में, दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन्स पैरेलल होते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री, मतलब इन दोनों एंगल का सम आना चाहिए 180 डिग्री। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का सम आ रहा है 180 डिग्री। The tangent drawn at the end points of a diameter of a circle are parallel. Assertion is true, no doubt. Assertion is true. उसके बाद क्या बोला गया, diameter of a circle is the longest chord. नहीं, तो chord तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये जो है रीजन भी ट्रू है। रीजन भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि डायमीटर जो होगा वो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। सर्सन जो है वो रीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों पैरेलल होता है। पैरेलल होने का कारण क्या है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ना कि इस कारण से होता है कि जो सबसे बड़ा डायमीटर हो, सबसे बड़ा कोड को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि असर्शन जो है वो ट्रू है, रीजन जो है वो भी ट्रू है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया था, यानी कि लगता है ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 का ऑप्शन होगा बी, बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 20 नंबर, चलो 20 नंबर देखा जाए।
20 नंबर। ट्वेंटी नंबर में क्या दिया गया है, बोला गया है कि if the graph of a polynomial touches x axis at only one point then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। मतलब देखो, मतलब क्या असर्शन क्या बोला गया कि इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, मतलब कि एक ऐसा ग्राफ है जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। गलत बोल रहा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं, जब इक्वल सॉल्यूशन होते हैं तो वहां पे पैराबोलिक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक। और पैराबोलिक जब होता है तो यहाँ पे दो दो सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन दोनों को दोनों इक्वल रूट्स होते हैं, इसलिए असर्शन रॉन्ग है, असर्शन इज रॉन्ग। उसके बाद देखो रीजन में क्या बोला गया है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन वन कैन हैव एट मोस्ट एन जीरो। बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब अगर डिग्री 2 होगा तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 होते हैं, अगर डिग्री 3 होता तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 होते। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होते हैं क्योंकि उसका डिग्री 3 होता है। बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री 4 होता है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 4 होंगे। यानी कि ये रीज़न जो है, असर्शन जो है वो गलत है, और अगर रीज़न की अगर बात किया जाएगा तो रीज़न जो है वो सही है। ठीक है, तो देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया, असर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं तो असर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस किया सेक्शन 1 का, और अगले वीडियो में मिलेंगे उसमें हम लोग सेक्शन बी, सी और डी डिस्कस किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।